सो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट लेक्चर में हम उसके कुछ सम डेफिनेशंस वगैरह या सम क्वांटिटीज जो आनी है उनको डिस्कस कर रहे थे। हालांकि कुछ और क्वांटिटीज हैं जो अभी हमने और पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स में, जो आज तक हमने नहीं सुनी है। बट बिफोर दैट, जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स हैव 4 लॉज: zeroth law, first law, second law, third law. These 4 laws are there. Okay, clear? जो आपके पास फर्स्ट लॉ है, अब हम पहले उसको पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। जीरोथ लॉ नहीं है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वैसे बेसिकली फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए केमिस्ट्री में आता ही नहीं, बहुत कम है। अगर हुआ तो कंपटीशन में कर लेंगे जीरोथ लॉ। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये आपने बड़ी बार सुना हुआ है, 9th 10th लेवल से शुरू हो जाता है। क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं वो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बने हैं। तो वहां से ही ये बात निकल के आई कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो कि ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इस एक फॉर्म से अनदर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने से क्या होता है, मेरे को एनर्जी मिलती है। और अब मैं बोल रहा हूँ, बोलना मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने जो खाने से एनर्जी मिली थी मेरे को, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? साउंड एनर्जी में। ओके, तो इट मींस एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते आप। मतलब टोटल यूनिवर्स की जितनी एनर्जी आज से हजारों साल पहले थी उतनी ही आज है। ओके, क्लियर? हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है, उसकी बात बाद में करेंगे, बट अभी एक्सेप्शन को दिमाग में नहीं लेके चलना आपने, आपको भी पता है कौन सी एक्सेप्शन की बात करने वाला हूं मैं। बट फिर भी मान लो आज से जितनी हजारों साल पहले एनर्जी थी, टोटल यूनिवर्स की एनर्जी, उतनी ही आज भी है। ठीक है, बस वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। कन्वर्जन हो सकती है कि हो सकता है पहले वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में है, अब वो एनर्जी जो है वो साउंड की फॉर्म में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, गवर्नमेंट का बड़ा ध्यान है सोलर पैनल्स की तरफ कि सोलर एनर्जी को यूज करेंगे जी। उसमें क्या करना है, लाइट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करोगे। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट आप बना नहीं सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। बट ये भी तब तक ही सही है, कहाँ पे एक्सेप्शन आती है? जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन आता है। फ्यूजन मतलब जिसमें न्यूक्लियस जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, दो छोटे न्यूक्लियस जुड़ के। फिजन का मतलब जब बड़ा न्यूक्लियस टूट के ज्यादा, एक से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसके केस में जो मास होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। बट डे टू डे लाइफ में न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे थोड़े ना हो जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हो कि डे टू डे लाइफ में जो आते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, सभी जितने भी प्रोसेस हैं उनमें कभी भी एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये भी एक तरह की इसकी डेफिनेशन ही हो गई। इसी बात को बोलने का अलग तरीका, अलग ढंग, वो क्या है? एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मान लो आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब इसको सराउंडिंग से कट आउट कर दिया हुआ है आपने। तो इस सिस्टम में हो सकता है एनर्जी साउंड से लाइट में, फिर लाइट से साउंड में, फिर लाइट से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहे, बट रहेगी तो इस सिस्टम के अंदर उतनी ही एनर्जी जितनी पहले है। इट मींस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज ही नहीं होगी। जितनी वैल्यू इसके अंदर एनर्जी की है उतनी ही रहेगी। ओके, बस ये हो सकता है कि वो इस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहे। और इसी बात को बोलने का एक और तरीका हो सकता है, जिसको थर्ड डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स में हम यूनिवर्स किसको बोलेंगे? सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है? सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द यूनिवर्स। तो वो मैंने अभी बात बोली कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो आज से हजारों साल पहले थी वो भी वही आज है। ओके, ऑल्दो इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और वो होती भी रहती है, यू नो वेरी वेल। ओके, अब इसकी जस्टिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपने करवानी हो, यू नो दैट वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर 1 मोल वाटर को आपने इलेक्ट्रोलाइज करवाना है, देन यू नीड 285.8 kilojoule of energy, then that 1 mole of water will get electrolyzed and will produce 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen. It means 1 mole of water require 285.8 kilojoule of energy to get decomposed. Similarly, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से अगर 1 मोल ऑफ वाटर बनाना हो, उस टाइम क्या होता है, फॉर मेकिंग 1 मोल ऑफ वाटर, whenever 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen combine in order to give 1 mole of water, there will be release of 285.8 kilojoule of energy. मतलब वाटर जब डिसोसिएट होता है उस टाइम उसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, और जब उतना ही वाटर आप बनाते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से, उस टाइम उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो वही बात होगी ना कि वाटर में बॉन्ड्स की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रखी है, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाउंड करके ना, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए, 285.8 किलो जूल। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से वाटर बनता है, तब क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तभी वाटर बनता है ना। तो अब ऐसा बोल लो कि इन बॉन्ड्स के बनते टाइम इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो वाटर को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी ही है जितनी उतने वाटर को बनते टाइम निकलती है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गई ना कि डिसोसिएशन के लिए जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई करी, दैट इज इक्वल टू दी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और एडिट कर देते हैं, हीट एनर्जी सप्लाइड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस is equal to heat energy produced during formation of 1 mole of water, और यहाँ भी 1 mole of water। ओके, तो यहाँ से जस्टिफाई होता है कि एनर्जी हमेशा, जब आपके पास वाटर बना था तो उसमें क्या था, उसमें इससे इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी, जब इसको तोड़ना है तो उतनी एनर्जी इसको वापस दोगे तब ये टूटेगी। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे कि इससे एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे, जो न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है। ओके, कल जो हमने वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन करे हैं, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन करा ना, वर्क डन फॉर दी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एंड सिमिलरली वर्क डन फॉर दी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द आइडल गैस, ये करे हैं इनके बेसिस पे। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी इसकी, इसके बेसिस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी नीड टू मेक द मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए आप समझो, दिस इज अ सिस्टम, ओके, having internal energy u1, you know that what is internal energy। इसमें जितने भी पार्टिकल हैं उनमें जितने भी तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जी का जो सम होगा सभी पार्टिकल्स की, दैट विल बी, उन सभी का सम जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, लेट अस, दिस इज द सिस्टम इन इट्स इनिशियल स्टेट। आपने क्या किया, उसके बाद इसको क्यू हीट दी, ठीक है, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। कितनी हीट दी आपको, आपने क्यू किसको दी, टू द सिस्टम, तो इसमें क्यू हीट भी आपने ऐड कर दी। ओके, अब इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम के अंदर, जितनी इंटरनल एनर्जी है प्लस जितनी आपने उसको हीट दे दी। ठीक है, तो इस सिस्टम में कितनी एनर्जी हो गई, यू आई, सॉरी यू वन विच इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस क्यू विच इज द हीट गिवन टू द सिस्टम। और मान लो उसके बाद आपने इसके ऊपर वर्क भी करवा दिया, ठीक है, W वर्क भी करवा दिया, लेट अस से कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया गैस को। ओके, तो W वर्क भी करवा दिया, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, यू आई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, और वो एनर्जी सारी की सारी अब हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। इट मींस जितनी उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी प्लस
जितना उसके ऊपर आपने हीट दिया प्लस जितना उसके ऊपर W आया, अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, इन तीनों का सम, दैट विल बी कॉल्ड एज द U2 विच इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का मतलब ही ये है सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इट मींस जो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस Q प्लस W, क्योंकि आपने इसको हीट भी दी है Q और W वर्क भी किया है। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, और U2 अगर U1 को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, एंड व्हाट इज U2 माइनस U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। इट मींस जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो और साथ में उसके ऊपर वर्क करते हो, तो वो सारा का सारा हीट जितनी भी आपने दी है और जितना भी आपने वर्क करवाया है, वो सारा का सारा किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। एंड इसका वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब अगर आप हीट देने की बजाय हीट निकाल लेते, उस टाइम साइन क्या आना था हीट का, माइनस Q, ठीक है। तब ये हीट निकलेगी ना, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी में से वो हीट माइनस होनी है। और सिमिलरली वर्क ऊपर करवाने के बजाय आपका जो सिस्टम है वो वर्क करवा रहा हो, वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो ये भी माइनस होता, तब तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके साइन नेगेटिव हो जाने हैं, ठीक है, क्लियर। बस आपने एक्सप्रेशन ये याद रखना है, साइन कन्वेंशन नहीं लगानी भूलनी, साइन कन्वेंशन आपने दिमाग में रखनी है कि अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, ठीक है, मतलब अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव, अगर हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम है उसका साइन नेगेटिव। सिमिलरली वर्क डन, मैंने क्या बोला था कल, क्या बोला था, ऑन द सिस्टम के लिए पॉजिटिव, बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव, ओके। और आपने ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, that is change of internal energy will be equal to the heat absorbed or evolved, वो साइन में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अगर इवॉल्व हुई तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ये भी ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपका डेल्टा यू आ जाएगा। अगर हीट इवॉल्व हुई है तो इसका साइन नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तब डेल्टा यू जो है वो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। उसका मतलब क्या है कि आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कम होगी एज कंपेरिजन टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि सिस्टम की कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर गई होगी, कुछ एनर्जी वर्क की फॉर्म में बाहर गई होगी, तो साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली आपका आंसर ठीक लेके आएगा। बट आपने ये वाला जो बेसिक इक्वेशन है इसको दिमाग में रख लेना, ओके। सो यहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट लॉ के लिए। टू इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स फॉलो फ्रॉम द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन से आप दो नए इंटरेस्टिंग रिजल्ट का पता लगा सकते हो। क्या है वो रिजल्ट? पहला, नीदर Q नॉर W इज द स्टेट फंक्शन। आपने पढ़ा था, कल ही हम पढ़ के हटे हैं कि हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। W, वर्क डन इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, ओके, ये दोनों पाथ फंक्शन है, बट इन दोनों का जो सम है विच इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या है? स्टेट फंक्शन। तो यहां से ये भी कंक्लूजन निकल के आता है कि ये मत सोच लेना कि अगर दो क्वांटिटीज जो पाथ फंक्शन है उनका जो सम होगा और वो वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी पाथ फंक्शन ही होनी चाहिए, नहीं, वो स्टेट फंक्शन भी हो सकती है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आती है कि कभी भी आप ऐसे सपोज नहीं कर सकते कि अगर आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्टेट फंक्शन है, उन दोनों के सम वाली जो क्वांटिटी होगी जिसको आप उन दोनों के सम से निकालते हो वो भी स्टेट फंक्शन ही हो ना, वो पाथ फंक्शन भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ये दोनों पाथ फंक्शन थे और ये वाली क्वांटिटी स्टेट फंक्शन है, ओके। सेकंड रिजल्ट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमने कल भी पढ़ा था कि आइडल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करवा रहे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो गई। इट मींस फॉर एन आइडल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल चेंज, अगर आइडल गैस जो है वो कोई आइसोथर्मल चेंज करवा रही है, मतलब आप उस आइडल गैस का टेम्परेचर नहीं चेंज होने दे रहे,
बाकी आपने सब चेंज होने दिया, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आइडल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, इट मींस डेल्टा यू विल बी जीरो बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो वहां से क्या निकल आएगा, इस इक्वेशन को अगर देखें, इसमें डेल्टा यू अगर जीरो हो जाए, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब हीट absorbed by the system is equal to work done by the system। जब भी कोई आइडल गैस आइसोथर्मल चेंज शो करती है उस टाइम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, ओके। तो उस टाइम जितना भी हीट एब्जॉर्ब होता है बाय द सिस्टम वो कितना होता है, जो वर्क किया हो बाय द सिस्टम बॉडी, जितना उस गैस ने वर्क किया हो, क्योंकि Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाता है ना उस टाइम। और अगर मान लो कोई एडियाबैटिक चेंज है, थर्ड रिजल्ट भी यहाँ पे टू बोला था, तीसरा भी बोल दिया, बता दिया मैंने। थर्ड क्या है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सिस्टम से हीट ना तो बाहर जाने देते हो ना ही अंदर आने देते हो, मतलब हीट ना तो एब्जॉर्ब होगी ना तो इवॉल्व होगी, इट मींस क्यू कितना है, जीरो, क्योंकि ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना इवॉल्व हो रही है। तो उस टाइम क्या होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब उस टाइम अगर आपने, ये सिस्टम है और इस सिस्टम पे आपने कुछ वर्क करवाया डब्ल्यू, और ये सिस्टम जो है इसकी जो कंडीशन आपने कैसे रखी है, एडियाबैटिक कंडीशन, आपने उसकी वॉल्स ऐसी रखी हैं कि ना तो हीट बाहर जाएगी ना ही हीट अंदर आएगी। उस टाइम क्या होगा, जितना भी आप वर्क करवाओगे दैट वर्क विल बी गेट्स कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी, वो सारा का सारा वर्क जो है वो कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकल के आती है, अगर कोई एडियाबैटिक चेंज हो रहा हो उस टाइम Q इक्वल टू जीरो होता है, मींस जितना भी आप वर्क करवाते हो उस सिस्टम पे वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है, डेल्टा यू में, मतलब वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाता है। So these are the three conclusion on the basis of this mathematical equation and these conclusions are very very important, okay। वो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि जैसे अगर डेल्टा यू जीरो हो उसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जितना भी हीट चेंज होगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में, या वाइस वर्सा, जितना भी वर्क करवाओगे वो कहाँ सारा का सारा किस में चेंज लाके लेके आएगा, हीट में, जब आप डेल्टा यू को जीरो रख रहे हो, ओके। सिमिलरली अगर Q इक्वल टू जीरो हो जाए मतलब डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, जितना भी वर्क करवाओगे उसकी वजह से क्या चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, या वाइस वर्सा, जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में, क्लियर। और Q इक्वल टू जीरो कब होता है, जब एडियाबैटिक कंडीशन हो, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में ना तो सिस्टम से बाहर आप एनर्जी जाने देते हो हीट की फॉर्म में, ना तो हीट को अंदर आने देते हो, ओके। और डेल्टा यू इक्वल टू जीरो कब होता है, जब किसी आइडल गैस के लिए आप आइसोथर्मल चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण चेंज होती है, ओके, दैट्स इट, ओके। सो अब आपके पास मैं कुछ एक इक्वेशन लिख या आपको रिकॉल करवा देता हूँ जो आपने अभी तक पढ़ी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे हमने क्या करा था कल, ये कल का काम है जो करा था, उसका फॉर्मूला ये लिखा है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, दिस इज दिस एक्सप्रेशन वाज देयर ना। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ओके। क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू जीरो है, डेल्टा U इक्वल टू जीरो क्या है, क्यों है, आइसोथर्मल कंडीशन में आइडल गैस के लिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, और जब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होता है तो क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू के। तो इट मींस अगर आपने वर्क डन निकाल लिया है तो उसको आप हीट चेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कि हीट में कितना चेंज आएगा वो भी पता लगा सकते हो, कैसे निकलेगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ये कल ही करा था ना हमने एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो हीट चेंज कैसे निकलेगा, अभी पता लगा लिया कि हीट चेंज विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है ये पुट कर दो, माइनस पी एक्सटर्नल
डेल्टा वी, V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा वी, तो P माइनस माइनस प्लस हो गया, Q इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यही बना आपके पास एक्सप्रेशन। V2 माइनस V1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं एज डेल्टा U इक्वल टू 0। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यों आया, ये वाली कंडीशन क्योंकि ओबे हो गई, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ होगा। सिमिलरली अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात हो रही है तो भी जो हीट चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि फिर आइसोथर्मल कंडीशन है। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें जो आप प्रोसेस करवा रहे हो वो रिवर्सिबली करवा रहे हो। तो जब रिवर्सिबली करवाते हैं तो डब्ल्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था रिवर्सिबल के लिए, माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू बाई वी वन। ओके, तो अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस फॉर द आइडल गैस। ओके, तो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है, माइनस एन आर टी लॉग ई वी टू बाई वी वन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया क्यू के लिए। मतलब डब्ल्यू के लिए आप एक्सप्रेशन कल निकाल लिए थे हमने, आज हम क्यू के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं फॉर द आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और ये दोनों जो है वो आइडल गैस की बात हो रही है। इसमें इसमें जो गैस लेंगे दैट विल बी आइडल गैस। ओके, और अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा हो आइडल गैस का अगेंस्ट वैक्यूम, तो आपको ये भी याद आया कि वैक्यूम के अगेंस्ट हमने डब्ल्यू के लिए वैल्यू क्या निकाली थी, डब्ल्यू कम्स आउट टू बी 0। क्यों 0, क्योंकि जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल वो कितना होता है, वो 0, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रही है। ओके, तो जब डब्ल्यू 0 है और आइसोथर्मल कंडीशन है तो आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू भी 0 होगा, तो इट मींस तब क्यू भी 0 होगा। मतलब अगर आपकी कोई आइडल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो कर रही है अगेंस्ट दी वैक्यूम, उस टाइम ना तो उसमें कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, ना तो उसके वर्क डन में कोई चेंज आता है, ना तो वो वर्क करती है, क्योंकि वर्क करा किसके अगेंस्ट है, किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करा, ना ही उस पर कोई वर्क होता है, ना ही वो हीट लॉस करती है, ना ही गेन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, since internal energy of an ideal gas is function of temperature for all isothermal processes, ये तो बात मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, for all isothermal processes change in internal energy will be equal to 0, delta U will be equal to 0। चाहे आप उस प्रोसेस को रिवर्सिबली करवाओ, मतलब धीरे धीरे करवाओ, चाहे इरिवर्सिबली करवाओ, मतलब एकदम से करवा दो, बट आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और सिमिलरली वही बात जो मैंने अभी पहले दोहराई आपको कि एडियाबैटिक चेंज के लिए Q की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब ही ये होता है जब हीट ना तो बाहर जाए सिस्टम से, ना तो सिस्टम के अंदर आए बाहर से। ओके, तो अगर Q इक्वल टू 0 हुआ तो आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W था ना, तो Q इक्वल टू 0 हुआ, इट मींस डेल्टा U इक्वल टू W। एंड WAD क्यों लिख रहे हैं इसको, वर्क डन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। WAD का मतलब क्या है, वर्क डन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। मतलब एडियाबैटिक कंडीशन रख के आप जितना भी वर्क डन करवाते हो वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जाता है। ओके, और साइन क्या आएगा डेल्टा यू का, डिपेंडिंग अपॉन डब्ल्यू का साइन। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव, क्योंकि तब W भी पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है देन डेल्टा U विल बी नेगेटिव। ओके, सो ये कुछ एक कंक्लूजन पॉइंट हैं और कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं, एंड दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट W मतलब वर्क डन, Q हीट, डेल्टा U change in internal energy when 0.75 mole of an ideal gas expand isothermally and reversibly। तो मतलब W के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली बोल दिया, माइनस एन आर टी log V2 by V1। this is the formula which will be applied। okay, and at 27 degrees Celsius from a volume of 15 liter to 25 liter
गैस एक्सपेंड कर रही है 15 लीटर से 25 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया, मतलब V2 इज 25 लीटर, V1 इज 15 लीटर। तो बताओ उसके लिए, उस एक्सपेंशन के लिए जो आइडल गैस एक्सपेंशन शो कर रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, W की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी और डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले तो W की वैल्यू निकलेगी, हमारे पास W के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या होता है W का फॉर्मूला, माइनस NRT लॉग बेस ई वाला, LN लिखते हैं उसको, ओके, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, V2/V1। बट इस नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 वाला कन्वर्ट कर लोगे, वो कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करवा के। तो आपके पास ये रहा फॉर्मूला W के लिए। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, N की वैल्यू कितनी पुट करनी है, कितने मोल है, 0.75। R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314। नहीं, आप बोलोगे सर ये तो 0.083 होती थी, आपने ये कैसे पुट कर दी। ये हम मैंने R की वैल्यू जो है वो जाउल की टर्म में पुट करी है, जिसमें जाउल यूनिट होता है, उस टाइम R की वैल्यू 8.314 आती है। क्योंकि यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो हम प्रेफर करते हैं कि वर्क हमेशा जाउल में है, इसलिए हमने R को कौन सा यूज करना है, जो जाउल वाला आ रहा है, ये वाला, ओके। तो आपने आर की वैल्यू ये पुट कर देनी है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलना है आपने। मैंने क्या बोला था, जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनमें टेम्परेचर केल्विन में लेना है। 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। V2 की वैल्यू कितनी है, 25 लीटर। V1 की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर। वैल्यू पुट कर दो, आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 25/15। इसका log कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक आप वैसे कैसे करोगे, log 25/15 का ये आ जाएगा log 5/3, log 5/3 मतलब log 1.66। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1.66। जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी जगह पुट कर देनी है, और ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वर्क डन का आंसर कितना आएगा, वो आया -955.5 जाउल। मतलब गैस जो, नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है कि गैस वर्क करेगी, इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम है, मींस गैस वर्क कर रही है। गैस को एक्सपैंड होने के लिए गैस को अंदर से धक्का लगाना पड़ रहा है इस पिस्टन को, ओके। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट वर्क ऑफ एक्सपेंशन विच इज वर्क डन बाय द गैस। तो W आपका आ गया। अब डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों 0, आइडल गैस, आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल का मतलब temperature is not changing. If you are not changing the temperature, then internal energy of the idle gas will not change, and delta U is representing change in internal energy। ये तो जीरो ही है फिर, तो डेल्टा U जीरो है। अब Q की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू कितनी निकलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, सॉरी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U की वैल्यू जीरो आ गई है, Q की वैल्यू आपने निकालनी है, W की वैल्यू कितनी है, ये -955.5 जाउल। ये उधर चला जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +955.5 जाउल। तो यहाँ पे जो हीट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ओके। जब आपकी ये आइडल गैस एक्सपैंड करेगी ना आइसोथर्मली, उस टाइम वो वर्क करेगी, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए उसको काम करना पड़ रहा है। बट सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, 955.5 जाउल, ओके। so this is done with the problem number first, okay। now we will do problem number second, okay, but before that, now problem number second। अब इसको भी बड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपको प्रॉब्लम से ही हिंट उठाने हैं कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। फिर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल हो गया, बट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को की बजाय आइडल गैस नहीं लिखा, बट आपके पास आइडल गैस के अलावा किसी और गैस के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। रियल गैस के लिए भी ये वाले फॉर्मूला बनते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, रियल गैस के लिए वो बड़ा हायर क्लासेस वाला काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को आइडल गैस ही मानना है,
carbon monoxide is allowed to expand isothermally and reversibly from 10 decimeter cube, decimeter नहीं, 10 meter cube to 20 meter cube at this temperature and work obtained is this. वर्क कितना हुआ वो अभी उन्होंने बता दिया. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, वही बात है, अगर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल बोला है तो वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन कौन सा लगेगा, ये वाला. ओके, इसमें अब आपको W भी गिवन है, N को छोड़ के बाकी सब गिवन है, तो अब की बार N निकाल लेने, बस निकाल लो. वर्क कितना दिया है 4.754 किलो जाउल, बट इसको जाउल में कन्वर्ट कर लेना. ओके, क्यों कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आर की वैल्यू जाउल में है तो जाउल से जाउल कटेगा ना, किलो जाउल थोड़ा कटेगा. इस साइड आपको किलो जाउल यूनिट नहीं चाहिए, इस साइड आपको जाउल यूनिट चाहिए. तो आपने इसको किलो जाउल को जाउल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4.754 into 1000, दिस कम्स आउट टू बी 4754 जाउल्स. तो वर्क डन की वैल्यू आपने पुट कर दी, एन की वैल्यू आपके पास है ही नहीं है, आर की वैल्यू पुट करी, टी की वैल्यू पुट करी, B2 की वैल्यू मीटर क्यूब में पुट कर दी, और ये भी मीटर क्यूब में ही है, मीटर क्यूब कट जाएगा, तो यूनिट का कोई चक्कर ही नहीं. ओके, बस इसको सॉल्व कर लिया. लॉग 20/10 का मतलब क्या है, लॉग ऑफ 2, और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.301. कैसे आई है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, लॉग निकालना भी सिखाऊंगा. तो बस आपने इसकी लॉग की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी सारा सॉल्व कर लेना है. एन के लिए सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 2.75 मोल्स. ओके, तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगा, बस इसमें एन नहीं दिया था, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन थे, बाकी सब गिवन था. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3. Any doubts in problem number 2? Any kind of doubt? No, Jasmine, sir. clear है? Okay. Problem number 3. अब इसमें सिचुएशन क्या है, a 5-liter cylinder contains 10 mole of oxygen. एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है at 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना है जिसपे ये पड़ा है, 27 डिग्री सेल्सियस. ड्यू टू अ सडन लीकेज, मान लो यहाँ पे सिलेंडर में होल हो गया और लीकेज होनी शुरू हो गई, ऑक्सीजन बाहर आनी शुरू हो जाएगी ना. ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल ऑल द गैस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. इसमें से जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गई और सिलेंडर जो है वो खाली हो गया. हालांकि सिलेंडर खाली नहीं होता, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इसमें रह जाती है, क्योंकि जब अंदर वाली गैस का प्रेशर और बाहर वाली एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, उस टाइम एस्केपिंग बंद हो जाती है. ओके, ये भी एक बड़ा डीप कंसेप्ट है, अगर आपको मेरी बात समझ लगी हो तो. अगर नहीं समझ लगी तो अभी इसको छोड़ो. ठीक है, अभी कहीं ना कहीं कंपटीशन के क्वेश्चन में ये अटकेगा ऐसा कंसेप्ट. ओके, अभी गैसेस स्टेट हम कर रहे हैं ना कंपटीशन में, नॉट इन द रेगुलर सिलेबस. अब रेगुलर सिलेबस में तो खत्म हो गया. ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल ऑल गैस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द सिलेंडर गॉट एम्प्टी. इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atmosphere, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस. तो बताओ इस एस्केपिंग में गैस कितना काम कर रही है, उसको कितना काम करना पड़ रहा है. अब सबसे पहले अब आप बोलोगे कि सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है और W रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है. इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, P इंटू डेल्टा V, और रिवर्सिबल के लिए -nRT log V2/V1. तो कौन सा लगाएं. अब आप यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं करा उन्होंने कि रिवर्सिबल कंडीशन है कि इरिवर्सिबल कंडीशन है. तो इसका आंसर है, अगर गैस एस्केप हो रही है लीकेज में तो वो धीरे धीरे एस्केप होगी. सर आवाज नहीं आ रही.
तो प्रॉब्लम स्टूडेंट वॉइस लैग हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 3 दोबारा से समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 पहले स्टेटमेंट समझते हैं। देयर इज अ 5-liter सिलेंडर containing 10 moles of oxygen gas. This is cylinder, it is having 10 moles of 5-liter सिलेंडर, और इसमें गैस कितनी है 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन at 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन। ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू दी होल, इस सिलेंडर में हो गया होल, जिसकी वजह से गैस यहाँ से बाहर आनी शुरू हो गई। ऑल द गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, सारी की सारी गैस एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई। ओके, वो तो ऑब्वियस एस्केप हो ही जाएगी। एंड द सिलेंडर गॉट एम्प्टी इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सिलेंडर के सराउंडिंग में है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस निकालो। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इसमें वी रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है कि वी इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैं बोलूंगा वी इरिवर्सिबल वाला। क्यों? क्योंकि एस्केपिंग हो रही है, धीरे धीरे थोड़ी ना होगी, एकदम से हो जाएगी, वो तो दिख ही रहा है। तो वी इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी कैसे निकलेगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है गैस का कितना है 5 लीटर, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि गैस ने तो सिलेंडर की शेप ही ले लेनी है। बट फाइनल वॉल्यूम कितना है, मतलब जब गैस एस्केप हो गई तो टोटल उसका वॉल्यूम कितना हो गया होगा, वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग आइडल गैस इक्वेशन। बी फाइनल इज इक्वल टू पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 10 मोल, आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, वी फाइनल की वैल्यू नहीं गिवन। प्रेशर कितना लेना है, तब प्रेशर कितना होगा गैस का, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी तो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर ही बन जाएगा ना, अगर लीक होने के बाद एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। तो पी की वैल्यू कितनी लेनी है 1 एटमॉस्फेयर। तो वी फाइनल की वैल्यू क्या आ गई एन आर टी बाई पी। पी आपने कितना लिया 1 एटमॉस्फेयर, एन की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू यहाँ पे 0.0821 क्यों ली, क्योंकि आपने अब वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम लीटर में निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, जिसमें लीटर वाला यूनिट आता है, कौन सी वैल्यू है वो 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केजी। ओके, जब वर्क निकालना हो तब आपने वर्क जाउल में लेके आना होता है, तब आपको आर की वैल्यू 8.3 वाली यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे लीटर एटीएम की बजाय क्या होता है जाउल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लीटर एटीएम जो है वो वर्क का ही यूनिट है। लीटर को जब एटीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यूनिट बनता है वर्क का, और 1 लीटर एटीएम में 101.3 जाउल्स होते हैं। ओके, तभी तो 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केजी। जब इसमें 1 लीटर एटमोस्फेयर को आप जाउल में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करते हो, इसको 101.3 जाउल लिख देते हो लीटर एटमोस्फेयर की बजाय, यहाँ पे मोल पर केजी चल रहा होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो क्या आ जाता है 8.3 जाउल पर मोल पर केल्विन, इसलिए आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, बट यहाँ पे आपने मतलब कट शॉर्ट में बता रहा हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है आपने, जिसमें वॉल्यूम का यूनिट लीटर में होता है और वो ये वाली वैल्यू है। तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई 246.3 लीटर। मतलब गैस का इनिशियल वॉल्यूम तो था 5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है जब एस्केप हो गई, तो वो उतनी ही गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, दैट विल बी ऑक्यूपाइंग दिस। बस, अब आपने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटमोस्फेयर, डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकलेगी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 246.3 माइनस इनिशियल कितना है 5 लीटर, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई 241.3 लीटर। तो वी आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, वैल्यू पुट करी। ओके, आंसर आपका लीटर एटमोस्फेयर में आएगा। बट मैंने क्या बोला, लीटर एटमोस्फेयर भी एक एनर्जी का ही यूनिट है, वर्क का ही यूनिट है, इसको जाउल में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, 1 लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जाउल, ये याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, तो आपने लीटर एटमोस्फेयर को जब जाउल में कन्वर्ट किया तो वर्क डन कितना वैल्यू आ गई -2444.3.7 जाउल। इट मींस इतना वर्क करना पड़ेगा या इतना वर्क करेगी ऑक्सीजन गैस जब वो एस्केप होगी इस सिलेंडर से, जो 5 लीटर का सिलेंडर था जिसमें 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई थी। गॉट इट? समझ आया भाई ये वाला डाउट?
ये वाला क्वेश्चन। हेलो, बढ़ूँ आगे? चरणजोत क्लियर है क्वेश्चन? प्रॉब्लम नंबर थर्ड। हेलो। Yes, sir. ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 4। 2 moles ऑफ एन आइडल गैस। ये वाला आप खुद करोगे, ठीक है? ये वैसा ही एक ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, ठीक है? ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 5। 2 लीटर ऑफ एन आइडल गैस एट प्रेशर 10 एटमोसफेयर एक्सपैंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। मतलब मान लो ये 2 लीटर का सिलेंडर है जिसमें आइडल गैस है 10 एटमोसफेयर प्रेशर पे। इसको एक पाइप के थ्रू आपने ऐसे सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया जो वैक्यूम है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है ये। ओके, इनटू वैक्यूम अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर। 2 लीटर से एक्सपैंड करके वो हो गई 10 लीटर। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, क्यू की वैल्यू कितनी होगी? एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। तो वर्क कितना करा होगा, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, वो पूछा है। ओके, व्हाट वुड बी हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन। ठीक है, यही क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है आपने। अगर ये तो एक क्वेश्चन हो गया ना, अब इसमें 2 पार्ट और दिए हुए हैं। इफ द सेम एक्सपेंशन टेक प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, अगर आपके पास वही एक्सपेंशन, ये वाली जो 2 लीटर से 10 लीटर हुई है गैस, ये तो वैक्यूम के अगेंस्ट हुई है ना। अगर वो वैक्यूम के अगेंस्ट ना होके 1 लीटर, सॉरी 1 एटमोसफेयर प्रेशर के अगेंस्ट हुई होती एक्सपेंशन, तो कितना वर्क डन वर्क डन होता और कितना क्यू आता। एंड सिमिलरली इफ द सेम एक्सपेंशन टेक प्लेस अगेंस्ट, सॉरी, टेक प्लेस टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली, अगर यही आपने एक्सपेंशन रिवर्सिबली करवाई होती तब कितना वर्क डन होता। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले एब्जॉर्व करते हैं, सॉरी कर सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की एग्जांपल है, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपेंशन होनी है वो एकदम से हो जानी है, वो धीरे धीरे नहीं होनी। ओके, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आइडल गैस के लिए डेल्टा यू 0 होता है फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस। तो डेल्टा यू 0 आ गया, तो यहाँ से क्या बना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है, पी एक्सटर्नल कितना है, मतलब किस प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है, वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही है, तो पी एक्सटर्नल 0 है। तो अगर यही 0 होगा तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी की जो मर्जी वैल्यू आ जाए 0 ही आना है। तो मतलब जब गैस एक्सपैंड करेगी 2 लीटर से 10 लीटर में, बट वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करेगी, तो उस टाइम डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 0 तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डब्ल्यू, मतलब वो भी 0। मतलब जो फर्स्ट केस है उसके लिए जो क्यू की वैल्यू है वो भी 0 है, और जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो भी 0 है, और डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 है ही है, वो तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की वजह से 0 है। क्योंकि आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम टेम्परेचर रखने पे चेंज नहीं होती। ओके, अब सेकंड पार्ट, if the same expansion take place against a constant external pressure of 1 atmosphere। अब सेम सिनेरियो है बट वो वैक्यूम के अगेंस्ट नहीं हो रही एक्सपेंशन, वो 1 एटमोसफेयर प्रेशर के अगेंस्ट हो रही है। तो अब डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 10 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 8 लीटर। और पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटमोसफेयर। बस अब वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू 8 है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 1, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई -8 जाउल, नहीं सॉरी लीटर एटमोसफेयर, क्योंकि आपने प्रेशर एटमोसफेयर में लिया है, वॉल्यूम जो डेल्टा वी की वैल्यू ली है वो आपने लीटर में ली है। तो आंसर आपका आया डब्ल्यू का 8 लीटर एटमोसफेयर। इसको अगर जाउल में कन्वर्ट करना हो 101.3 जाउल।
लीटर एटमोस्फेयर को अगर जाउल में कन्वर्ट करना हो तो 101.3 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आपके पास W की वैल्यू कितनी आ रही है, -810.3 जाउल। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है, ओके, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। और Q की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू -W। क्यों -W आया, क्योंकि इसमें भी आइसोथर्मल कंडीशन ही है, तो इसलिए डेल्टा U इक्वल टू 0 होना है, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है ना। तो ये अगर 0 हो जाए तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, -W। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी ही वैल्यू आएगी बट प्लस में। तो Q विल बी दिस मच जाउल एंड वर्क विल बी माइनस ऑफ दिस मच जाउल, ओके। और लास्ट पार्ट, अगर आपने सेम एक्सपेंशन करवाई है बट अब ये धीरे धीरे करवाई है, ओके, धीरे धीरे, ओके। तो अब अगर ये धीरे धीरे करवाई है आपने एक्सपेंशन, तो होगा क्या, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा W के लिए, W इक्वल टू -2.303 NRT log V2 बाय V1, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब आपने ये फॉर्मूला लगा देना है W की वैल्यू निकालने के लिए। इन्होंने N की वैल्यू 1 पुट कर दी है, यहाँ पे 1 मोल मेंशन करा हुआ अमाउंट की अपनी तरफ से लेट की है इन्होंने, टू लूट ऑफ एन आइडल गैस एट टेम्परेचर दिस एक्सटेंड। इन्होंने अमाउंट जब मेंशन नहीं करी तो इन्होंने N अपनी तरफ से 1 मोल ले लिया, ओके। आप भी ऐसे करोगे, अगर अमाउंट मेंशन नहीं है गैस की तो वो 1 मोल माननी है आपने, ठीक। तो बस अब देख लो, N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू पुट कर देनी है, W की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.303, R की वैल्यू पुट कर दोगे, वेट 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 वेट, जस्ट वेट। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को मैं अब अपनी तरफ से सॉल्व करूंगा। आपके पास W के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, -2.303 NRT log V2 बाय V1, ओके, ये एक्सप्रेशन होता है आपके पास। बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो मेंशन ही नहीं करेंगे, तो अब क्या करें, ठीक। उसके लिए ये एनआरटी की वैल्यू हम कैसे करेंगे, एनआरटी की वैल्यू पुट क्या कर देंगे, एनआरटी की वैल्यू इक्वल टू पीवी होता है ना आइडल गैस के लिए। तो एनआरटी की वैल्यू की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, आप पीवी लॉग V2 बाय V1, ये अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.303 P, प्रेशर कितना है जिसपे गैस थी आपकी इनिशियली, 10 एटमोस्फेयर। V, उसका वॉल्यूम कितना था गैस का उस टाइम, 2 लीटर, एक्सपैंड होने से पहले 2 लीटर ही है ना उसका वॉल्यूम, लॉग V2, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, एक्सपैंड होने के बाद वो उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, तो V2 विल बी 10। और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना है, वो तो 2 लीटर ही है, तो ये पुट कर दिया आपने। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.303 इंटू 20 इंटू लॉग 10/2 मतलब log 5, और log 5 की वैल्यू होती है 0.698, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, प्रेशर आपने एटमोस्फेयर में, यहाँ पे यूनिट कौन से लिए होंगे प्रेशर के, एटमोस्फेयर यूनिट लिए हैं, और वॉल्यूम आपने लीटर में लिया हुआ है, तो आपका ये जो वर्क डन का आंसर आएगा वो लीटर एटमोस्फेयर में आएगा, ओके। तो उसको आपको वो जाउल में कन्वर्ट कैसे करना है, वही मैंने आपको जो एक्सपेंशन कन्वर्जन बताई हुई है, कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 लीटर एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जाउल, ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है, तो 101.3 जाउल कन्वर्ट कर दोगे तो W की वैल्यू ये आ जाएगी, और Q की वैल्यू क्या होगी, -W, क्यों, क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू 0 एज आइसोथर्मल कंडीशन फॉर आइडियल गैस। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ -2.303 इंटू 20 इंटू 0.698 इंटू 101.3 जाउल। इसको सॉल्व कर लो तो W की जो वैल्यू आएगी, मतलब इनफैक्ट W की जो वैल्यू आती है Q की वैल्यू भी उतनी आती है, बट उसका साइन उल्टा होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, आपकी आइडल गैस काम कर रही है एक्सपेंशन के दौरान, उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है, और वो काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से ला रही है, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो वाली, तभी Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इट मींस वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होके
इतना वर्क करवा दे रही है। ओके, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ओके, सो दिस इज डन विद दिस प्रॉब्लम नंबर 5। दैट्स इट फॉर टुडे।